हेलो वेंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग मॉन्स्टर से मिलता है और मॉन्स्टर विंग को विंग के पुराने घर ले जाता है और तब विंग को पता चलता है कि उसके माता पिता उसे सिटी में ढूंढ रहे हैं। मॉन्स्टर को समझाने के बाद विंग पैलेस की ओर जाने लगता है। तो चलो गाइस इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप विंग पैलेस की ओर जा रहा अच्छा लगेगा। तभी अचानक बारिश होने लगी। वो अपना जैकेट उतारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उसने जैकेट को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और उसे एक छाती की तरह यूज किया। विंग को उम्मीद थी कि वो इस तरह से भीग नहीं जाएगा, लेकिन उसके विचार अभी भी उस मॉन्स्टर पर अटके हुए थे। मॉन्स्टर ने उससे क्या कहा, मॉन्स्टर की आंखें कैसी थी, मॉन्स्टर की आंखों में क्या देखा और मॉन्स्टर ने उसके लिए क्या किया, ये सब थॉट्स विंग के मन में आ रहे थे। विंग ने उसके और मॉन्स्टर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस किया, लेकिन विंग को वो मॉन्स्टर अभी भी एक मिस्ट्री लग रहा है। वो मॉन्स्टर मुझे किस कारण से मेरे घर ले गया था, सिर्फ मुझे ये दिखाने के लिए कि मेरे माता पिता वहाँ नहीं है। मुझे इस बात पर शक है कि ये सिर्फ वेन्नी की वजह से है, लेकिन दूसरा कारण क्या हो सकता है, उसका और क्या मतलब था और मॉन्स्टर ने मुझसे क्या कहा था। मुझे ये सब जानना है, लेकिन मैं कहाँ से जानूं और वो सच में मुझे कैसे जान सकता है। ये सारे सवाल विंग के मन में आ रहे थे। विंग ने बार बार ये याद करने की कोशिश की कि मॉन्स्टर उसे कैसे जानता है, लेकिन उससे अपनी यादों में कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही विंग ने एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश की, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। विंग ने रुककर किनारे की ओर देखना स्टार्ट किया। पहले तो उसने सोचा कि ये मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर उसका अभी पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही विंग मुड़ा तो उसे मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक काला भेड़िया नजर आया। विंग बारिश में खड़ा था और तभी एक बिजली गिर गई और जैसे बिजली की झटके की तरह अचानक विंग के सामने एक पुरानी याद आ गई जो उसकी यादों में बहुत गहरी दबी हुई थी। एक भयानक बचपन की याद जिसे विंग ने हमेशा छोड़कर चला गया था और वो अपने अतीत के बारे में भूल गया था। अब पास्ट में विंग तब केवल 7 साल का था जब अल्फा और मॉन्स्टर के बारे में उसकी दुनिया बदल गई, जब एक बुरा सपना हकीकत बन गया। बहुत रात हो गई थी जब विंग की नींद खुल गई। प्यास लगने की वजह से वो अपने कमरे से निकला और किचन की ओर चला गया। किचन काउंटर पर विंग ने एक ग्लास पानी भरा और उसे पी लिया, लेकिन जैसे ही विंग ऊपर जाने वाला था तभी उसने यार्ड में कुछ रेंगने या फुसफुसाने की आवाज सुनी। सीढ़ियों पर उसने अपने कदम रोक दिए। विंग ने दरवाजे के पास जाकर उस आवाज को सुनने लगा। क्या कोई वहाँ है, उसने पूछा। विंग की आवाज के जवाब में उस जानवर ने दरवाजे पर खरोचना शुरू कर दिया। उसके बाद वो फुसफुसाया। विंग को उस जानवर के लिए बहुत खेद हो रहा था, इसीलिए उसने थोड़ा डरने के बावजूद भी उसने दरवाजा खोल दिया। हालांकि दरवाजे की क्लिक की आवाज पर उस जानवर ने खरोचना बंद कर दिया। विंग ने दरवाजा खोला और बाहर जाकर मिस्टीरियस जानवर की तलाश करने लगा। विंग ने इधर उधर देखना शुरू किया, तभी उसे एक घायल हुआ काला भेड़िया नजर आया। उस काले भेड़िए ने अपने एक पंजे को थोड़ा ऊपर उठाया हुआ था, जिसमें एक बड़ी खरोच का निशान था। विंग उस भेड़िए की हालत देखकर बहुत हैरान था। विंग उसकी हेल्प करना चाहता था, इसीलिए वो धीरे धीरे उस भेड़िए के पास जाने लगा। अरे तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, विंग ने कहा। विंग ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस भेड़िए के करीब आते हुए कहा। वो भेड़िया घायल होने के बावजूद भी उसने एक्साइटेड होकर विंग की ओर देखा। उसने अपने पास आ रहे छोटे लड़के को कोई भी इशारा नहीं दिखाया कि वो उसे धमकी दे रहा है या उस पर हमला करना चाहता है। ऐसा कोई भी इशारा उसे नहीं दिया। वो तो सिर्फ विंग को उसकी ओर आता देख रहा था। उसकी सुनहरी आंखें और काले फर के बगल में एक रोशनी चमकने लगी। वो ओमेगा उस जानवर को बहुत पसंद आया। अचानक उन दोनों को कुछ दूरी पर एक भेड़िए की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। उस काले भेड़िए ने अपना सिर विंग से दूर कर दिया और अपने घाव के बावजूद वो सीधे पेड़ों में और जंगल की ओर भागने लगा। रुको, भागो मत, विंग चिल्लाया और उस भेड़िए को पकड़ने के लिए उसके पीछे लापरवाही से दौड़ने लगा। विंग घर से ज्यादा दूर नहीं गया था। एक पेड़ की जड़ जमीन से थोड़ी बाहर निकली हुई थी और इसी कारण विंग गिर गया।
गिरते ही विंग का हाथ एक पत्थर से थोड़ा कट गया। विंग उठ गया और उसने अपने कपड़ों से धूल मिट्टी झाड़ने लगा। तभी विंग को सामने वाली पेड़ से एक बड़ी ब्रांच के टूटने की आवाज सुनाई दी। विंग ने जब आवाज की दिशा में ऊपर देखा तो वो पूरी तरह से जम गया। उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा था। उस मॉन्स्टर की रेड आंखें थी और अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें आग की तरह जल रही है। उस मॉन्स्टर को देखकर विंग की सांस भारी होने लगी। विंग डर के मारे ना ही हिल सका ना ही चिल्ला सका। तब मॉन्स्टर उस पर गुर्राया। जैसे ही विंग के अंदर थोड़ा करेज आने लगा, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिर अचानक विंग घुमा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग गया। विंग तब तक नहीं रुका जब तक कि वो अपने घर में नहीं गया और उस मॉन्स्टर को घर से बाहर रखने के लिए विंग ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद विंग डर के मारे अपने मॉम एंड डैड के कमरे में गया। विंग की आवाज से वी चांगसे और कांगसे सैरन तुरंत जाग गए। उन दोनों ने डरा हुआ विंग को उनके बगल में छिपते हुए देखा। कांगसे सैरन ने तुरंत अपने बेटे को गले लगाया और अपने कांपते हुए बेटे को एश्योर करने की कोशिश की। इस बीच में वी चांगजे ने इम्पैशनेटली सवाल करना शुरू किया। विंग बहुत डरा हुआ था और इस वजह से वो बहुत मुश्किल से बोल सका। वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा है और वो बाहर है। विंग ने बार बार एक ही जवाब दिया। विंग के माता पिता को ऐसा लगा कि शायद उसने खिड़की पर किसी और को देखा होगा और जो डर उन्होंने अपने लड़के के आंखों में देखा, इस वजह से वी चांगजे का प्रोटेक्टिव अल्फा मोड एक्टिव हो गया। उस समय वी चांगजे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के अलावा और कुछ नहीं सोच सका। उसने कंबल को अपने से दूर फेंका और जल्दी से तैयार हो गया। वी चांगजे कांगसे सैरन ने अपने हस्बैंड के गुस्से को महसूस करने के बाद चेतावनी देते हुए कहा। अल्फा ने अपने ओमेगा की तरफ देखा। कांगसे सैरन जो अपने बेटे को प्रोटेक्टिव रूप से गले लगा रही थी और विंग जो अपनी माँ की गोद में आंखें बंद करके बैठ गया था। उन दोनों को देखकर वी चांगजे ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए जोरों से सांस ली ताकि उसका बेटा उसकी आंखों में अपना गुस्सा ना देख सके। और अल्फा अपने बेटे को डराना नहीं चाहता था, लेकिन वी चांगजे सच में बहुत गुस्से में था। ये दूसरों पर नहीं, लेकिन अल्फा खुद पर ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने फैमिली की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की। वी चांगजे बेड पर बैठ गया और उसने अपना हाथ अपने बेटे के सिर पर रख दिया। शांत हो जाओ बेटा, वी चांगजे ने कहा। विंग ने अपना सिर उठाया और आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखने लगा। बेटा, वो मॉन्स्टर दोबारा आपके पास नहीं आएगा, वी चांगजे ने अपने बेटे को शांत करते हुए कहा। पापा, क्या आप प्रॉमिस कर रहे हैं? विंग ने अपने पापा से पूछा। वी चांगजे ने विंग को एश्योर करते हुए स्माइल की और उसने विंग के चेहरे से आंसू पोंछे। बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अल्फा ने कहा। फिर उसने सीरियस होकर कांगसे सैरन की ओर देखा। मैं बाहर जाकर चारों तरफ देखता हूँ, तुम कमरे में रहो और अपना और बेटे का ख्याल रखो। अल्फा ने अपने ओमेगा को इंस्ट्रक्शन दिए। कांगसे सैरन ने बस अपना सिर हिलाया। उसके बाद वी चांगसे उठकर कमरे से बाहर चला गया। तुम भी अपना ख्याल रखो, ओमेगा ने कहा। जैसे ही अल्फा दरवाजे पर पहुंचा तो ओमेगा ने कहा। उसके बाद अल्फा अपना सिर हिलाकर चला गया। कांगसे सैरन ने अपने बेटे की ओर देखा और उसे कंबल से ढक लिया और उसने विंग की पीठ पर हाथ फेरना शुरू किया। ये ठीक है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, कांगसे सैरन ने कहा। माँ, विंग ने थोड़े चुप्पी के बाद बोला। ये क्या है विंग? कांगसे सैरन ने पूछा। वो मॉन्स्टर, वो मुझे चोट पहुँचाने वाला है, विंग ने डरते हुए कहा। नहीं बेटा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं और तुम्हारे पिता किसी को भी तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं देंगे, कांगसे सैरन ने अपने बेटे से कहा। लेकिन माँ, वो पहले से ही मेरी सेंट को जानता है, तब मुझे चोट लगी थी और मुझे लगता है कि वो मेरी सेंट को जानता है, विंग ने कहा। विंग की बातों से कांगसे सैरन जम गई। क्या? कांगसे सैरन ने पूछा और वो तुरंत विंग को चेक करने लगे। बेटा, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? उसने विंग को चेक करते हुए कहा। चेक करने के बाद कांगसे सैरन को विंग की हथेली पर एक कट देखा और विंग के कलाई पर कुछ खरोचने के निशान भी थे। ये देखकर कांगसे सैरन तुरंत बेड से खड़ी हो गई। कांगसे सैरन ने अपने बेटे को उठाया और बाथरूम में ले गई।
वहाँ कांगसी सैरन ने अपने बेटे के घाव को साफ किया और विंग दर्द को सहते हुए टब के किनारे चुपचाप बैठा रहा। लेकिन उसकी माँ ने उसके बारे में जो कुछ भी देखा था वो उससे परेशान था। क्या हुआ विंग, तुम क्या सोच रहे हो? कांगसी सैरन ने पूछा। माँ, मैं तो बस हेल्प करना चाहता था, विंग ने धीरे से जवाब दिया। हेल्प? किसकी हेल्प बेटा? कांगसी सैरन ने पूछा। माँ, एक भेड़िया यहाँ आया था, वो बुरी तरह से घायल था। मैं उसकी हेल्प करने के लिए बाहर गया। जैसे ही मैं उसकी हेल्प करने वाला था तभी दूसरे भेड़िए ने उसे बुलाया और उस भेड़िए ने उस दूसरे भेड़िए की बात मानी। विंग ने कहा। कांगसी सैरन अपने बेटे की बात सुनते हुए उसके हाथों पर पट्टी बांध रही थी। माँ, क्या यह अल्फा होगा? क्या अल्फा ने उससे बुलाया होगा? और उसने मुझे उस भेड़िए की हेल्प भी नहीं करने दी, विंग ने कहा। कांगसी सैरन जो बहुत देर से अपने बेटे की बात सुन रही थी, आखिरकार उसने अपने बेटे को जवाब देने का फैसला किया। तुम जानते हो विंग, कांगसी सैरन शुरू हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से चुप हो गई। नहीं बेटा, हर अल्फा आपके पिता की तरह अच्छा और प्रोटेक्टिव नहीं होता। कुछ करप्ट, कंट्रोलिंग, पॉसेसिव और वायलेंट भी होते हैं। ऐसा होने के कारण वे लास्ट में अपना सब कुछ खो देते हैं, कांगसी सैरन ने कहा। सैरन, विंग, कमरे में आते हुए वी चांगजे ने कहा। जैसे ही विंग ने अपने पिता की आवाज सुनी तो वो तुरंत टब के किनारे से कूद गया और बाथरूम से बाहर भागकर अपने पिता के पास गया। वी चांगजे ने अपने बेटे के सामने घुटने टेक दिए और उसे तुरंत गले लगाया। इस बीच में कांगसी सैरन उठी और उसने बाथरूम के सिंक पर अपना फेस वॉश किया। पापा, क्या वो मॉन्स्टर अब भी यहाँ है? विंग ने पूछा। नहीं बेटा, वो यहाँ से चला गया, अब वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा, वी चांगजे ने अपने बेटे से कहा। क्या वो सचमुच चला गया? विंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ मेरे बेटे, मैंने तुमसे कहा था ना, देखो वो मॉन्स्टर यहाँ से बहुत दूर चला गया है। अब वो तुम्हें चोट पहुँचाने या तुम्हें डराने नहीं आएगा, वी चांगजे ने कहा। फिर उसने अपने बेटे को उठाकर बेड पर बैठा दिया। लेकिन बेटा, तुम आज हमारे साथ सो रहे हो, ये ठीक है? वी चांगजे ने पूछा। विंग ने खुशी से अपना सिर हिलाया और वो उठकर बेड के बीच में लेट गया। वी चांगजे उसके बगल में बैठ गया। कांगसी सैरन भी बाथरूम से आने के बाद वो बेड पर चली गई और बेड पर लेट गई। वी चांगजे बेड पर बैठे हुए हेड रेस्ट पर झुक गया। उसके बगल में विंग सोया हुआ था। कांगसी सैरन, वी चांगजे ने पुकारा। हाँ, ये क्या है? कांगसी सैरन ने बड़ी मासूमियत से पूछा। क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों है? वी चांगजे ने कहा। ओ ये तो कुछ भी नहीं, सच में, कंबल को अपने ऊपर लेते हुए कांगसी सैरन ने जवाब दिया। वी चांगजे को लगा कि वो झूठ बोल रही है। कांगसी सैरन को ये एक्सेप्ट करने में डर लग रहा था, खासकर विंग के सामने वो फिर से रो रही थी। विंग ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को गले लगाया। मेरे छोटे बच्चे, सोने की कोशिश करो, कांगसी सैरन ने एश्योर करते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम यहाँ सेफ हो। वी चांगजे अपने बेटे के पास झुक गया। बेटा, तुम यहाँ हमेशा सेफ रहोगे, मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। वी चांगजे ने ये कहते हुए अपने ओमेगा की ओर देखा। और तुमसे भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम दोनों को सेफ रखूंगा, वी चांगजे ने कहा। कांगसी सैरन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। वी चांगजे उसके करीब झुक गया और उसने कांगसी सैरन को किस किया। विंग केवल अपने माता पिता को सुबह ही बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने अपने मॉम एंड डैड को उसने क्या किया था ये सब कुछ बताया। इससे वो दोनों नाराज हो गए, लेकिन वे दोनों अपने बेटे से ज्यादा समय तक नाराज नहीं रहे। हालांकि उसके बाद उनके लिए सब कुछ बदल गया। कांगसी सैरन और ज्यादा केयरफुल रहने लगी, जबकि वी चांगजे विंग के लिए और सख्त हो गया। वे दोनों सिर्फ विंग को सेफ रखना चाहते थे, इसीलिए वे दोनों और ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए। अब प्रेजेंट में विंग को तब एहसास हुआ कि जिस मॉन्स्टर से वो बचपन में मिला था उसने ही उससे 2 बार बचाया है, और उसने जिसे 2 बार बचाया था वो वही मॉन्स्टर था। बहुत समय पहले उस रात वो मॉन्स्टर उसके घर के पास था, क्योंकि वो भेड़िए का पीछा कर रहा था। मॉन्स्टर ने विंग पर कोई भी हमला नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि यह उसका कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि वो तो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था। लेकिन तब विंग एक बच्चा था
और उसने सोचा कि वो मॉन्स्टर उसका शिकार करना चाहता है, और खासकर तब उस मॉन्स्टर ने विंग के ब्लड की सेंट स्मेल की थी। जब विंग गिरने में घायल हुआ था तब ये सब हुआ था। सच तो ये है कि वो मॉन्स्टर हर रात केवल एक ही चीज के लिए विंग के घर के पास जाता था। वो तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए जाता था कि ओमेगा ठीक है या नहीं, और वो भेड़िए के कारण विंग को चेक करने के लिए जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओमेगा के पिता ने मॉन्स्टर को घर के पास आने के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ा दी थी। इस वजह से वो मॉन्स्टर विंग को चेक नहीं कर पा रहा था। वे चांगजे उस मॉन्स्टर के इरादों को नहीं जानता था। इस वजह से वो हर रात जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, विंग ने उस घर को छोड़कर सिटी में चला गया, और जैसे ही विंग वहाँ से चला गया उसकी सेंट वहाँ फीकी पड़ गई। उसके बाद वो मॉन्स्टर विंग के घर के पास नहीं गया, और उस शाम वो मॉन्स्टर जेल में था और वो जंजीरें पहने हुए ग्रे कलर की दीवारों को घूरते हुए जमीन पर बैठा हुआ था। वो मॉन्स्टर हर दिन सिर्फ एक ही उम्मीद कर रहा था, वो फिर से वो स्वीट सेंट को स्मेल करेगा, उस स्ट्रॉबेरी खुशबू को, जिसने ना ही केवल उस मॉन्स्टर को घर की ओर अट्रैक्ट किया बल्कि कुछ जंगली भेड़ियों को भी किया। जब विंग अपने विचारों से बाहर निकला तो उसने भेड़िए पर नजर डाली तो उसने देखा कि वो भेड़िया कहीं भी नहीं था। इसलिए विंग मुड़ा और चला गया। पैलेस के गेट पर उसकी मुलाकात सॉन्गलैंड से हुई, जो बिल्कुल भी सही मूड में नहीं था। बीटा ने तुरंत विंग की कलाई को पकड़ लिया और भीगे हुए ओमेगा को अपनी छतरी के नीचे खींच लिया। फिर वे दोनों पैलेस में घुस गए। शाओ शिंगचन और सॉन्गलैंड को राहत मिली कि आखिरकार उन्हें ओमेगा मिल गया, लेकिन फिर वो डरने लगे। हालांकि उन्हें ओमेगा मिल गया है, लेकिन अब अल्फा के गुस्से से उन्हें कौन बचाएगा, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि लैंज़ेन को उनकी गलती के बारे में कितना पता चल सकता है। वो दोनों सिर्फ डरते हुए अल्फा के गुस्से के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने ओमेगा को रात में बाहर जाने दिया और यही सोचकर अल्फा उन पर कितना गुस्सा करेगा या उन्हें कौन सी पनिशमेंट देगा, यही बात वो दोनों बेटा सोच रहे थे। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।